गुड इवनिंग, नमस्कार। विक्स इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विक्रम है और हम आरएस के लिए टेंसेज और ट्रांसलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल के क्लास में हमने देखा स्ट्रक्चर से संबंधित हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मित्र, अगर हम किसी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे मेरा मित्र यहां आ रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो हिंदी में आप देखते हैं कि मेरा मित्र जो सब्जेक्ट है वो पहले रखा है और बाकी की सारी चीज़ें जो है वो, जैसे यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है, आ रहा क्रिया है, मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इंग्लिश में अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। माय फ्रेंड हम पहले लिखेंगे और फिर यहां से ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। ये हमने देखा कल, इज कमिंग हेयर। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट तो दोनों में ही बिगिनिंग में होता है, लेकिन उसके बाद का जो वर्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तो ये एक कॉमन चीज़ हमें देखने को हिंदी और इंग्लिश की जब हम तुलना करते हैं तो हमें दिखाई देती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि नंबर जो है वो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही डिफाइन करता है, हिंदी हो भले इंग्लिश हो। लेकिन जेंडर हमें हिंदी में क्रिया से पता लगता है और इंग्लिश में हमें आपका सब्जेक्ट से पता लगता है। ये कुछ हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन करते समय कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें ध्यान में रखनी थी। और जहाँ तक बात ट्रांसलेशन की है तो सहशब्द ट्रांसलेशन नहीं होता, कुछ अभिव्यक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, जैसे हम बोलेंगे रात हो गई है, हो गई है, तो अगर हम देखें या रात घिर आई है, तो इंग्लिश में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे द नाइट हैज फॉलन। जो कल की क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि कभी भी इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें सहशब्द ट्रांसलेट नहीं करना होता। हम थोड़ा वर्ड ऑर्डर को डिफरेंट रखते हैं जो स्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके अनुसार। दूसरा, कुछ अभिव्यक्तियां ऐसी हैं जिनका हमें ट्रांसलेशन करते समय ध्यान में रखना होता है कि वो सहशब्द ट्रांसलेट नहीं होती, उसके लिए अन्य कुछ अभिव्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ईडियम्स का प्रयोग भी हो जाता है, वो बाकी स्टोरी अलग है। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट कि आपका वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद का उल्टा हो जाता है इंग्लिश में, और हिंदी से इंग्लिश में जब करते हैं वाइस वर्सा, उसको हम विपरीत कर सकते हैं। दूसरा, संख्या जो है वो सब्जेक्ट से पता लगती है इंग्लिश में, हिंदी में भी सब्जेक्ट से पता लगती है। तीसरा, जेंडर जो है हिंदी में क्रिया से पता लगता है और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जेंडर जो है वो नाउन से पता लगता है, यानी सब्जेक्ट से पता लगता है, प्रोनाउन से पता लगता है। तो जेंडर का निर्धारण, लिंग का निर्धारण इंग्लिश में करती है कौन? सब्जेक्ट वाला पार्ट आपका, जो भी नाउन या प्रोनाउन उससे होता है। फिर तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है अभिव्यक्तियों का हिंदी में अनुवाद करते समय सहशब्द नहीं अनुवाद होकर कुछ अभिव्यक्तियां ऐसी होती हैं जिनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। उन्हें ट्रांसलेट करते समय हमें बिल्कुल अलग तरह की अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, दिमाग में रखनी है, और इसी के साथ हम आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम, जब भी हम टेंसेज में आते हैं या ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। वो चीज़ें हैं, आपका स्ट्रक्चर को जब ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें दो तीन जो इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि हमें टेंसेज टाइप कितने होते हैं, एक्शन कितनी तरह के हैं, उन एक्शंस को हम कैसे लोगों के सामने रख सकते हैं अनुवाद करते समय, ये कुछ चीज़ें हैं। तो उसके बाद आता है कि जब हम टेंसेज को देखते हैं तो जो टेंसेज है उसका अर्थ हिंदी में होता है काल, यानी समय। तो टेंस जो है वो आपकी
अभिव्यक्तियों के समय का और कार्य का निर्धारण करने वाला पार्ट है। तो इसलिए समय और कार्य में क्या तालमेल है उसका सारा का सारा अध्ययन जो है वो हम टेंसेज के तहत करते हैं। और टेंसेज में भी हम बात करते हैं वर्ब फ्रेज की। वर्ब फ्रेज से मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो भी हम चीज़ें अध्ययन कर रहे हैं क्रिया में, तो क्रिया में एक शब्द नहीं होता, कई शब्द होते हैं। तो शब्दों के समूह को इंग्लिश में हम फ्रेज कहते हैं। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि वर्ब फ्रेज जो है उसका हमें मेन फोकल पॉइंट जो हमारा होता है, जिस पे हमें एक जगह जिस चीज़ पे हमें ध्यान केंद्रित करना है और टेंसेज में, वो सबसे ज़्यादा वर्ब पार्ट पे करना है। जब वर्ब पार्ट पे हम फोकस करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या तालमेल है, और सब्जेक्ट और वर्ब में जो तालमेल है उसी के हिसाब से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का निर्धारण होता है। तो चलिए हम टेंसेज को देखते हैं कि टेंसेज को बांटा कितने हिस्सों में गया है। तो जब हम बात करते हैं टेंसेज की, यानी काल की, जब काल की बात करें तो हमें पता है कि कोई घटना वर्तमान जो चल रहा है, प्रेजेंट, या तो उससे पहले घटित हुई होगी जिसे हम भूतकाल कहते हैं, जिसे हम पास्ट कहते हैं, या कहीं भविष्य में घटित होगी, अभी कार्य हुआ नहीं है तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर। तो तीन हिस्सों में हम बांट लेते हैं। टाइमलाइन पे अगर हम देखें तो टाइमलाइन पे याद रखना, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो होगा पास्ट, और आपके राइट हैंड साइड में जो होगा वो होगा आपका भविष्य। तो भविष्य हमेशा सही दिशा में होता है, राइट साइड में होता है, मतलब सही, राइट का एक अर्थ सही भी होता है। तो वर्तमान हमेशा हम जीरो बिंदु मानते हैं जो एग्जिस्ट करता है, जो अभी का समय है। तो आध्यात्मिक रूप से भी जब हमें जब बात करते हैं तो ये सुनने में आता है कि वर्तमान में रहना यानी शून्य में रहना। तो जो टाइमलाइन अगर हम देखें तो आज का जो दौर है, ये जो मोमेंट चल रहा है, जो क्षण चल रहा है, ये वर्तमान है। इससे पहले का जो अभी मैंने शब्द बोले वो भी भूतकाल के हो गए, और जो बोलने वाला हूँ वो भविष्य के हो गए। तो हमें ध्यान में रखना है कि टाइमलाइन की जब हम बात करें, टाइमलाइन शब्द दोबारा आएगा, तो टाइमलाइन शब्द की जब हम बात करते हैं तो टाइमलाइन के आपके वर्तमान के बाएं हाथ की तरफ आपका हमेशा भूतकाल रहेगा, दाहिने हाथ की तरफ आपका हमेशा भविष्य काल रहेगा। ये एक चीज़ और आपको दिमाग में रखनी है। टाइमलाइन में इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि इस समय में भी, वर्तमान का जो दौर है इसमें भी, भविष्य में भी और भूतकाल में भी कार्य की कई तरह की परिस्थितियाँ बनेगी, जिसे हम अलग अलग कालखंड में देखेंगे। और उस कालखंड के हिसाब से ही जो टेंस है आपका, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसमें भी कुछ कालखंड हम विभाजित करेंगे, और वो किस तरीके से विभाजित होंगे, उसका कैसे अनुवाद होगा, उसका सारा अध्ययन हम इसी के तहत करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, टाइमलाइन में जो वर्तमान है उसके बाईं तरफ हम भूतकाल को रखेंगे, दाहिने तरफ हम फ्यूचर को रखेंगे। गणित में भी आप जब नंबर लाइन देखते हैं तो बाईं तरफ आप माइनस के अंक रखते हैं, माइनस के संख्याएं रखते हैं, और राइट साइड में आप जो हैं वो धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स रखते हैं। बीच में सेंटर में हमारा ज़ीरो होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि भैया हमारा जो टेंसेज है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद आपका आता है कि टेंसेज में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में चलते हैं। तो जैसे हम बात करें प्रेजेंट की, या बात करें हम पास्ट की या फ्यूचर की, किसी भी एक काल की हम बात करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, कोई कार्य होता है, कोई कार्य होता है, कुछ होता है, कोई कुछ करता है, किसी के पास कुछ है। तो कोई कार्य जब होता है तो ये परिस्थिति सामान्य है, यहां घटना घटी, वहां घटना घटी, रोजमर्रा का रूटीन का काम जो है, सूर्य का उगना, छिपना,
पृथ्वी पे जो कुछ घटित होता है उसको हम क्या है, इसको कहते हैं कि कोई कार्य घटित होता है या कोई कुछ करता है या स्वतः कुछ होता है या किसी के पास कुछ है। एक इसमें यूनिवर्सलिटी है, इसमें एक शाश्वतपन का एहसास है, उसको हम कहते हैं सिंपल, साधारण। ऐसा तो होता ही है, ये परिस्थितियां तो बनती ही हैं। और उसके बाद अगला होता है, आपके सामने कोई कार्य घटित हो रहा है, कोई कार्य घटित हो रहा है, आपके आंखों के सामने प्रोग्रेस कर रहा है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद अगला है, कोई कार्य पूर्ण हुआ वर्तमान परिस्थिति में, उसका असर अभी भी है लेकिन उसमें एक पूर्णता आ गई है। तो पूर्णता आ गई है, कोई कार्य घटित हुआ है या हो चुका है, घटित हुआ है या हो चुका है, वो किस में आएगा? आपका परफेक्ट में। यानी कार्य पूर्ण है। वैसे भी परफेक्ट क्या होता है? पूर्णता की तरफ इशारा करता है कि कोई कार्य पूर्ण हो गया है। उसके बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि कोई कार्य पास्ट में कहीं से शुरू हुआ है, वर्तमान में भी जारी है। यानी कि उसके शुरुआत होने की जो घटना है वो पूर्ण हुई लेकिन अभी भी जारी है। इस कार्य में भले ही तो समझा जाए या आपके सामने लिखा हो या कहा गया हो, तो इसमें हमेशा एक चीज का एहसास होगा, किसी समय से का हमेशा इसमें एहसास होगा। किसी समय से कुछ घटित हो रहा है, किसी समय से कुछ घटित हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान में रखना है। किसी समय से कोई कार्य घटित हो रहा है, यानी कि मान लीजिए एक कोई कार्य आपने पढ़ना शुरू किया सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी आप जगते हैं, और उस कार्य का पढ़ाई करने का जो आपका कार्य है वो अभी भी जारी है। तो किसी समय से कोई कार्य घटित हो रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक हिस्सा पूर्ण हुआ, दूसरा अभी जारी है। तो हमेशा इसमें एक एहसास होगा कि कार्य पूर्ण हुआ, शुरुआत अच्छी रही, उसके बाद कार्य वर्तमान में भी भविष्य की तरफ जारी है। तो आप जब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं या टेंसेज पढ़ते हैं तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि ता है, ती है, ते है इत्यादि आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल होते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वो कंटिन्यूअस होता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, वो परफेक्ट होता है। रहा है, रही है, फिर आते हैं, वो क्या होता है? वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन फिर क्या फ़र्क है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में? दोनों में अंत में रहा है। तो इसमें एक तो है, या तो कहीं लिखा होगा या बोला गया होगा किसी समय से। अगर किसी समय से कहा गया, बोला गया दोनों नहीं हो तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आप अपने एक मित्र को फ़ोन करते हैं कि हम मार्केट चलेंगे, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तब आप उसे कहते हैं कितनी देर में आ रहे हैं श्रीमान? तो आप कहते हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में। तो आप कहते हैं ठीक है, आप 1 घंटे में आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ इस मोमेंट से लेकर भविष्य की तरफ। ये बात याद रखिएगा, इस क्षण से लेके आगे जो कार्य घटित जारी रहेगा वो कंटिन्यूअस में आता है। तो कंटिन्यूअस की जो दृष्टि है हमेशा वर्तमान से भविष्य की तरफ रहेगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, कंटिन्यूअस की टेंस की जो दृष्टि है वो वर्तमान से हमेशा भविष्य की तरफ रहेगी। ये चीज़ आप याद रखना। आप आते हैं 1 घंटे के बजाय आप 1.5 घंटे में आते हैं। तो जब आपका मित्र है वो हिंदी के अनुसार तो वही शब्द बोलेगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ,
लेकिन उसके बैक इन माइंड जो आपको समझना है, या वो बोल देता है आधे घंटे से, या वो ये कहता है काफी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं या आपका इंतजार कर रहा हूं, व्हाट डज इट मीन? इसका अर्थ ये है कि श्रीमान जो कार्य है वो भूतकाल में कभी शुरू हुआ और वर्तमान में भी वो जारी है। तो अगर हम बात करें, ये फिर हमने कहा ये 0 पॉइंट है, ये आपका प्रेजेंट है। हमेशा 0 पॉइंट को हमें क्या मानना है? प्रेजेंट मानना है। तो प्रेजेंट जब हम मानेंगे 0 पॉइंट को, तो प्रेजेंट अगर हम मानते हैं 0 पॉइंट को, तो उसके दाहिने की तरफ हमारे पास फ्यूचर है और हमारे बाईं तरफ इसमें हमारे पास पास्ट है। ये दो चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी कि एक तरफ आपके पास में भूतकाल है, एक तरफ आपके तरफ भविष्य है। तो जो कंटिन्यूअस है उसकी दृष्टि हमेशा कहां से होगी? यहां से लेकर यहां भविष्य की तरफ जो जाएगा वो कंटिन्यूअस होगा। वर्तमान से भविष्य की तरफ जो गति करेगा वो कार्य कंटिन्यूअस होगा। तो फिर मैं कह रहा हूं कंटिन्यूअस की दृष्टि हमेशा वर्तमान से भविष्य की तरफ होती है। कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, आगे आज भी जारी है, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस की दृष्टि भूतकाल के किसी समय से शुरू हुई थी और आज भी जारी है। तो ये एक मूल फर्क होता है दोनों में। तो इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहीं ना कहीं ये एक एहसास रहेगा कि किसी समय से कोई कार्य शुरू होकर आज भी जारी है। इसीलिए याद रखिए जो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खासकर, उसको भविष्य की एक्टिविटी दर्शाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, जो आपकी पर्सनल प्लानिंग है, पर्सनल अरेंजमेंट्स हैं, भविष्य की जो एक्टिविटी है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दर्शाया जाता है। वो इसीलिए होता है श्रीमान, क्योंकि अभी जो आप प्लान कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, वो भविष्य में घटित होगा। अभी तो प्लानिंग फेज में है, घटना हुई तो नहीं ना, लेकिन उस घटना का जिक्र हो रहा है। इसलिए कंटिन्यूअस की दृष्टि हमेशा वर्तमान से भविष्य की तरफ रहेगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक कार्य पूर्ण हुआ, बाकी का हिस्सा अभी भी जारी है। ये दोनों में मूल फर्क होता है। तो ये आपके 4 पार्ट होते हैं। कोई कार्य सामान्य होता है, हुआ था, हुआ या होगा, ये सिंपल है, इसको हम कहते हैं सिंपल टेंस, या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के नाम से इसको जाना जाता है। कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ग्रामर का अध्ययन करने वाले 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, या तो टेंस शब्द का इस्तेमाल करेंगे या आस्पेक्ट। तो वो कई बार बोलते हैं प्रोग्रेसिव आस्पेक्ट या कंटिन्यूअस आस्पेक्ट, परफेक्ट आस्पेक्ट या आपका जो है कंप्लीशन का आस्पेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस आस्पेक्ट है। तो कई बार लोग टेंसेज की जगह आस्पेक्ट शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये आपका दूसरा पार्ट हुआ कि भैया कोई भी आपका प्रेजेंट है उसमें भी 4 हिस्से हो सकते हैं कार्य होने के। कार्य होता है सिंपल, कार्य जारी है कंटिन्यूअस, कार्य पूर्ण हुआ, हो चुका है परफेक्ट, कोई कार्य का शुरुआत अच्छी रही, आज भी जारी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 हिस्से आपके जो हैं मूल रूप से किसी भी टेंस में होंगे, प्रेजेंट में भी होंगे, पास्ट में भी होंगे, फ्यूचर में भी होंगे। तो इस तरीके से हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें वो क्या कहता है, मान लीजिए हम एक टेंस लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में भी क्या क्या परिस्थिति होती है? प्रेजेंट सिंपल में भी एक स्थिति होती है कि कोई कार्य होता है, कोई कार्य होता है या कोई कुछ कार्य करता है, कोई कार्य नहीं होता है, नहीं होता है, ये दूसरी परिस्थिति है। तो कोई कार्य होता है एक, कोई कार्य नहीं होता है, ये दूसरी परिस्थिति है।
क्या कोई कार्य होता है, अब आप संदेह करते हैं क्या कोई कार्य होता है, ये आपका संदेह है। क्या कोई कार्य नहीं होता है, होता है, ये आपकी चौथी परिस्थिति है। तो कोई कार्य होता है, आप एक बात को कह रहे हैं, सकारात्मक रूप से अफर्म कर रहे हैं, इसलिए इस पार्ट को कहते हैं एफर्मेटिव। क्या कहते हैं श्रीमान? एफर्मेटिव। कोई कार्य नहीं होता है, आप नकार भाव से कह रहे हैं, नेगेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। फिर आप संदेह कर रहे हैं, बिना संदेह के तो सवाल पैदा होना ही असंभव है। मन में संदेह जागा के सवाल पूछना शुरू किया। संदेह के अलावा सवाल जो दूसरी परिस्थिति कर सकती है वो है आपका क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो सवाल दो ही चीजों से पैदा होते हैं, संदेह या जिज्ञासा से। फिर आता है आपका जहां पे आपने सवाल किया, इंटेरोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। फिर कहते हैं क्या कोई कार्य नहीं होता है, उसको हम कहते हैं, साथ में आप सवाल भी पूछ रहे हैं लेकिन नकारात्मक भाव से पूछ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये चार परिस्थितियां किसी भी टेंस में बनेंगी। तो ये वर्तमान की परिस्थितियां हैं। कोई कार्य अफर्म कर रहा है, कोई कार्य नकार रहा है, कोई कार्य पे संदेह कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहा है, कोई कार्य पे सवाल भी खड़ा कर रहा है, साथ में उसके मन में नकार भाव भी है, उसको हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। तो चार स्थितियां आपके सामने आ गई, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये चार परिस्थितियां आपके सामने हैं और चारों परिस्थितियों में अलग अलग तरह की बात कही जाती है, ये याद रखिएगा। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों परिस्थितियां बनेंगी। पास्ट में भी होगा, कोई कार्य हुआ, एफर्म किया आपने, हाँ भाई साहब ऐसा हुआ था, कल मैं गया था, कल कुछ हुआ था। उसके बाद नहीं, कल कुछ नहीं हुआ, ये मैंने नहीं किया, तो आप नकार रहे हैं, नेगेटिव है। क्या कल कुछ हुआ या किसी ने कुछ किया कल या भूतकाल में, तो वो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव। क्या भूतकाल में किसी ने कुछ किया या नहीं किया? क्या नहीं वाली जो भी परिस्थितियां हैं वो होंगी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कोई कुछ करेगा, अफर्मेटिव, कोई कुछ नहीं करेगा, नेगेटिव। क्या कोई कुछ करेगा, इंटेरोगेटिव। क्या कुछ नहीं करेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो किसी भी टेंस में फिर चार परिस्थितियां आपके सामने आती हैं कि भैया पहली परिस्थिति यह है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तीनों टेंस में ये परिस्थितियां रहेंगी। अब जब इसको स्ट्रक्चर में ढालते हैं, यानी किसी सांचे में ढालते हैं, तो हम किन किन स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और एक सामान्य स्टूडेंट को भी पता होता है कि किसी भी सेंटेंस में दो चीज़ें हमेशा होंगी, एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा वर्ब होगी। याद रखिए, ये चारों के चारों जो स्ट्रक्चर हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल से ही बनते हैं और आपके सामने कोई उपाय नहीं है। ये चारों के चारों परिस्थितियां किससे बनती हैं श्रीमान? सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल से। इनमें तालमेल बहुत जरूरी है, इसी से ही सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल को हम देखेंगे, दो ही चीज़ों पे फोकस करना है टेंसेज में, सब्जेक्ट कैसा है और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, कैसी परिस्थिति में। काल का निर्धारण आप पहले ही कर चुके हैं कि भूतकाल का है, वर्तमान का है या भविष्य का है। दूसरा कि कोई कार्य जो है वो सिंपल की कैटेगरी में आ रहा है, फिर आपका कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ रहा है, परफेक्ट की कैटेगरी में आ रहा है या परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद ये चारों परिस्थितियां पैदा होती हैं। जब ये चारों परिस्थितियों में से एक परिस्थिति को आप पिन पॉइंट कर लेते हैं कि हाँ ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव टेंस आप पहले डिसाइड कर चुके। टेंस का कौन सा पार्ट है ये पहले आप, एस्पेक्ट कौन सा है, ये आपका सिंपल एस्पेक्ट है
जिसे हम टेंस भी कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन ग्रामर के जो विद्वान हैं या आजकल जो चल रहा है माहौल, उसमें आस्पेक्ट शब्द का भी प्रयोग करते हैं। पहलू क्या है? पहला तो आपने काल का निर्धारण किया। काल में कार्य का पहलू क्या है? साधारण है, जारी है, लगातार, पूर्ण हुआ, या किसी समय से शुरू होकर आज भी जारी है। उसके आधार पे आप ये डिसाइड कर लेते हैं सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर आपका आता है फॉर्मेट क्या लेना है आपको पैटर्न क्या लेना है। यहाँ पे आके उसके बाद आप वर्ब पे डिसीजन लेंगे। तो वर्ब पे जब डिसीजन लेंगे तो उसमें एक मूल जो स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, वो कोई भी टेंस हो वो एक समान ही रहना है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ट्रांसलेशन जब करेंगे तो तीनों पैटर्न्स का फॉलो करेंगे। पहला टेंस का निर्धारण, दूसरा एस्पेक्ट का, यानी उसमें सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चारों एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट का निर्धारण किया। फिर इन चारों में भी जो चार एस्पेक्ट हैं उनमें भी जो बात है वो कैसी है, बात का मूल भाव कैसा है। ये जो चारों चीज़ें हैं ना श्रीमान, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे आपकी भावना का प्रदर्शन हो रहा होता है। इसका समय काल का निर्धारण पहले हो चुका है। यहाँ पे भावना है आपकी कि क्या क्या किस चीज़ को किस पहल बात से कही गई है। सकारात्मक है, स्वीकार किया है, नकार किया है, सवाल पूछा है, या सवाल के साथ संदेह भी है, नकार भी कर रहा है, सवाल भी कर रहा है, दोनों ही परिस्थितियां हैं। तो उसके हिसाब से हम इन चीज़ों का निर्धारण करेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सब्जेक्ट के साथ? तो सब्जेक्ट के साथ जब भी हम पहला स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहला स्ट्रक्चर ये है, आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे एवी भी कहते हैं कुछ बातों में, प्लस मेन वर्ब। ये आपका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, प्लस मेन वर्ब, ये आपका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। दूसरा जो स्ट्रक्चर आएगा वो नेगेटिव का, वो आएगा सब्जेक्ट प्लस, मैं इसको शॉर्ट रूप में लिख रहा हूं HVNT। इसका अर्थ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, प्लस मेन वर्ब। ये स्ट्रक्चर आएगा आपका हमेशा। अच्छा, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब आ रही हैं, क्या आ रहा है वो बाद का विषय है। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को ही समझ रहे हैं। जब हमने लिखा है HVNT, वो क्या होता है? HV प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। HV प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म जो है हम क्या लेते हैं? HVNT। जैसे डज नॉट, डजंट, डू नॉट, डोंट, विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, शैंट। कम यूज होता है लेकिन फिर भी यूज करते हैं हम लोग। हैव नॉट, हैवंट, इस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो है इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करते हैं। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट के साथ जो हैवंट है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम यूज करते हैं। फिर अगला जो स्ट्रक्चर आता है आपका इंटेरोगेटिव, वो आएगा HV हमेशा सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है आगे, तो उसको हम अंत में हम क्वेश्चन मार्क रख देंगे। तो ये आपका एक पार्ट है जो हम देख रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर का, कि बेसिक स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। ये आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसको ग्रामर की भाषा में आगे शब्द काम में आ सकता है, इन्वर्जन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। अब अगला पार्ट आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हाय प्रदीप, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच प्रदीप। क्लासेस रेगुलर रहेंगी। व्यूअर पता नहीं कितने लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है। व्यूअर 1 है, 0 है। क्लासेस में मेरा प्रयास जारी रखूंगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। घर में अगर 10वीं 12वीं का कोई बच्चा है तो उसे भी आप इसको शेयर कर दीजिए। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। अब फिर जब हम
आगे बढ़ते हैं हमारे इसी में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का जब हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मेट बनाते समय हमें ध्यान में रखना है कि HVNT को हम बिगिनिंग में ले लेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक फॉर्मेट और होता है जिसकी मैं बात करूंगा। तो HVNT को हम शुरू में ले लेंगे, बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट की स्थिति हम बाद में देखेंगे, प्लस मेन वर्ब। ये आपका अंत में आपका जो है वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ही लगाना है। तो ये आप HVNT प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, इसको ट्रेडिशनली एक दूसरे फॉर्मेट में भी रखा जाता है, वो ये होता है HV या AV बिगिनिंग में रख देते हैं, HV या AV, AV का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस आपका सब्जेक्ट आता है, प्लस आपका नॉट। तो अक्सर जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे हैं उनको कहने में यही आता है कि जो नॉट होता है वो हमेशा तीसरे स्थान पे रखा जाता है। पार्टली ट्रू, ये बात सही भी है। फिर मेन वर्ब आता है, फिर आप जो भी कुछ आगे रखना चाहें, फिर आपका एंड में क्वेश्चन मार्क। ये दो फॉर्मेट हमारे सामने हमेशा रहते हैं, हम इस फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। तो अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि टेंसेज क्या हैं, काल है। समय के हिसाब से टेंसेज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। फिर कोई भी जो एक काल है उसमें किसी भी कार्य के कुछ पहलू होते हैं, जैसे कार्य सामान्य रूप से होता है, हो रहा है, हो चुका है या किसी समय से शुरू होकर जारी है, उसको हम कहते तो सिंपल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन ग्रामर के जो एक्सपर्ट्स हैं इसको पहलू कहते हैं। आस्पेक्ट शब्द का प्रयोग भी ग्रामर में किया जाता है, ऐसा देखने में आता है। तो फिर हम करते हैं 1 by 1 स्टडी, सिंपल की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की और परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ये लगातार स्टडीज आपकी जारी रहती हैं। तो ये 4 फॉर्मेट हैं। आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे इस फॉर्मेट को नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप जारी रखना चाहें तो आप जारी भी रख सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल हो जाती हैं, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हम ये एक फॉर्मेट देखा। तो किसी भी टेंस का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें 4 पहलू जरूर होंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म ही आगे लिखूंगा, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब लेते हैं प्रेजेंट सिंपल का और इनका सबका एक्सटेंसिव अध्ययन। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। जब आप प्रेजेंट सिंपल लेंगे तो प्रेजेंट सिंपल का हिंदी का जो वाक्य है वो कौन कौन से होते हैं उसका ज़रा आपको ख्याल रख लेना है। तो ये पहले नोट कर लें प्लीज़, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में बाद में काम आएंगे। यूसेज तो मैं बताऊंगा ही। जैसे पहली तरह का है, कोई कुछ करता है। आस्पेक्ट बाद में आ जाएंगे और फॉर्मेट भी बाद में आ जाएंगे। कोई कुछ नहीं करता है, क्या कुछ करता है, क्या नहीं करता, वो तो आप सभी जानते हैं, वो इसी के रूप हैं, कोई खास बात नहीं है। कोई कुछ करता है, कुछ होता है। ये हर टेंस का हिस्सा रहेगा। कार्य हमेशा 2 कैटेगरी में फॉल होंगे। पहला, कार्य कोई कुछ करता है यानी उसमें कोई करने वाला है, और दूसरे वो कार्य हैं जो स्वतः होते हैं, कुछ होता है, समय का होना, मौसम का होना, गर्म सर्द का होना, किसी का स्वभाव होना। तो वो एक स्थिति ये है जो जिसको ये बयान करते हैं, वो हमेशा होगी, कुछ होता है। अब अगला एक पार्ट है जो हमेशा सिंपल में ही होगा या परफेक्ट में भी उसको गेट का प्रयोग करके दर्शाया जाता है, लेकिन उसको हम कहते हैं पोजीशन, मालिकाना हक। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है।
मेरे पास गाड़ी है, बंगला, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? वो वाला। किसी के पास कुछ है, मेरे पास माँ है भाई, माँ। ठीक है, तो वो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, वो वाला डायलॉग है। किसी के पास, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, वो वाला। तो वो किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ होना जो है वो जनरली इसी टेंस के तहत आता है। इसके लिए क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना हो तो गेट का, वो बाद की बातें हैं। लेकिन हाँ, अनुवाद से पहले हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है किसी के द्वारा कुछ किया जाता है। यहां से भी एक चीज जो ट्रांसलेशन में किसी के द्वारा कुछ किया जाता है। अब ये वाला जो हिस्सा है श्रीमान, कुछ होता है, किसी के पास कुछ है, उसमें तो किसी के द्वारा किए जाने की संभावना ही नहीं होती। जब कोई करता है, कोई किसी कार्य को करता है, स्वयं करता ही करने वाला है, उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, प्रत्यक्ष कार्य। तो कार्य करने का जो तरीका है प्रत्यक्ष होता है, कर्ता स्वयं ही कुछ करता है, अब तो उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस या प्रत्यक्ष तरीका। कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है, वो होता है परोक्ष तरीका। कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है, वो होता है परोक्ष तरीका। तो कर्ता के द्वारा कुछ किया जाना, उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही टेंसेज का ही हिस्सा है। पैसिव वॉइस में चूंकि जानकारियां और एक्स्ट्रा होती हैं, इसलिए अलग से चैप्टर के तौर पे उसको रखा गया है। बट रिमेंबर, ये टेंसेज का ही हिस्सा होता है। कार्य किए जाने का तरीका कुछ अलग होता है, बस फर्क यही है। प्रत्यक्ष वो है, कर्ता स्वयं कुछ करता है, कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है, वो परोक्ष। तो हर चीज़ को मैं 2 या 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको आप समझ सकते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल का जो है वो बेसिक मूल तरह के जो सेंटेंस आएंगे। अब इसमें आगे जो प्रयोग हैं वो भी हम समझेंगे स्ट्रक्चर समझने के बाद। पहले प्रेजेंट का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर पास्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे सिंपल का, फिर फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर, फिर तीनों के प्रयोग। तीनों के प्रयोग जब हम करेंगे तब आपके सामने कुछ अद्भुत चीज़ें निकल के आएंगी कि भविष्य की घटनाएं भी प्रेजेंट सिंपल से दर्शाई जाती हैं। ये एक अजीब सी विचित्र कहानी है, ट्रांसलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10 नंबर का आता है दोनों में। तो उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे अब उसमें जब प्रयोगों की बात करेंगे तो शाश्वत सत्य है, कमेंट्रीज हैं, भूतकाल की घटनाओं का जीवन चित्रण है कि फिर भीम को गुस्सा आता है, वो दुर्योधन को पटक के उसकी फाड़ के उसकी छाती का लहू पीता। घटना पास्ट में हुई, जीवंत चित्रण हो रहा है, विविड नैरेटिव हो रहा है, उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करते हैं। बड़ी रोचक परिस्थितियां बनती हैं प्रेजेंट सिंपल में भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरह के सेंटेंस, कोई कुछ करता है, कुछ होता है, धूप बहुत पड़ती है, बारिश बहुत होती है, ये बहुत होता है, वो बहुत होता है, किसी के पास कुछ है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तीनों ही नहीं है फिलहाल कोरोना के बाद। तो किसी के द्वारा कुछ किया जाता है, ये पैसिव का है तो प्रेजेंट सिंपल ही लेकिन पैसिव का। याद रखिएगा श्रीमान, केवल पैसिव इस हिस्से का बनता है, किसी के पास कुछ होने का, और कुछ जो कार्य स्वतः होते हैं, करता ही नहीं है, एजेंट ही नहीं है, तो पैसिव कैसे बना देंगे? तो ऐसी चीज़ों का हम पैसिव नहीं बना सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो पैसिव हमेशा बनेगा, कोई कुछ करता है, किसी ने कुछ किया, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा था, कर रहा होगा, कोई कुछ कर लिया है, किसी ने कर चुका है, कोई कर चुका था, कर चुका होगा, यही का पैसिव बनता है। बाकी पहली क्लास में ज़्यादा बॉम्बशेल में पटकना नहीं चाहता, बहुत सी चीज़ें हम गड़बड़ भी पढ़ते हैं, तो इन क्लासेज में कुछ अजीब सी चीज़ों की मैं एविडेंस आपको देने वाला हूं, तो वो आगे भी मिथबस्टर्स के तौर पे काम में आएंगे। तो ये आपके 3 या 4 तरह के मूल सेंटेंसेस में आते हैं, बाकी डिटेल स्टडी भी बाकी है, चिपके रहिए। आगे चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल ही हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट सिंपल में अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर की। किस तरह के सेंटेंस है मैंने बता दिया। वर्ब
किसी भी सेंटेंस को, टेंस को समझने के लिए हम लेंगे राइट, WRITE, यानी कुछ लिखना। लिखना वर्ब मैं जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर क्रियाएं वो होती हैं जिनका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट मैं इसलिए ले रहा हूं कि राइट एक ऐसी क्रिया है जो इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिनकी प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म जो हमने लिखी है आपके सामने, पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, इनके तीनों के रूप अलग अलग होते हैं, एक समान होते हैं, इनमें ईडी नहीं लगता, ये एक पैटर्न से हटके हैं। तो जो भी पैटर्न से हटके होंगे उसके लिए पूरी ग्रामर में इर्रेगुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। भले इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हों, इर्रेगुलर आपके जो नाउन का नॉन नंबर बनता है ना, ऐसे ES लग के, ESS लग के जेंडर बनता है, उसके इर्रेगुलर फॉर्म्स हो। तो इर्रेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जो पैटर्न से हटके होती हैं। ED लग रहा है, ES लग रहा है, वो नहीं लग के कुछ और लगता है, अलग तरह का रूप होता है, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर पैटर्न्स। तो राइट के चूंकि पैटर्न्स इर्रेगुलर है, इसलिए हमें राइट वर्ब को ही मैं ले रहा हूं। तो प्रेजेंट सिंपल की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में जो सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल है, पहले बताया मैंने, सेंटेंस, मूल सेंटेंस का निर्माण सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी वर्ब मिलके दोनों करते हैं। किसी भी सेंटेंस में ये दो चीज़ें होगी, ये हिडन भी हो सकता है, जैसे इंपेरेटिव में कम हियर गो देयर में। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि ये तो होगा ही होगा, और इसके साथ इसका तालमेल होना जरूरी हो जाता है। इसका तालमेल हुए बिना आपका सेंटेंस का निर्माण नहीं होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में, किसमें? प्रेजेंट सिंपल में जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल की, प्रेजेंट सिंपल में जब हम बात करते हैं वर्ब और सब्जेक्ट के तालमेल की, तो उसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। वर्ब को प्रेजेंट की संख्या से हमेशा मैच करना जरूरी होता है। तो उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स को प्रेजेंट सिंपल में हम दो कैटेगरी में रखते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, ए पर्सन, और ए प्लेस, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सॉरी, देयर वाज सम एरर इन इट, बट हाँ चलिए मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इसमें प्रेजेंट सिंपल में फिर से लिख रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब ले रहे हैं राइट। दूसरी बात, सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल होगा ही होगा। चारों हिस्सों को मैं पहले लिख लेता हूं। पहले कौन से तरह के सेंटेंस आएंगे? एफर्मेटिव, दूसरे नेगेटिव, तीसरे इंटेरोगेटिव, और चौथे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ये चार तरह के सेंटेंस हम लेंगे। तो ये चारों तरह के सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये चार तरह के सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तालमेल होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में जो सब्जेक्ट होंगे वो दो कैटेगरी में आएंगे। पहली तरह का सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा। सिंगुलर होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है? ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, अ पर्सन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका आप नाम लिखेंगे, और अ प्लेस, कोई जगह भी हो सकती है, और अ थिंग भी हो सकता है, कोई भी। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तो समय कोई वस्तु ही हुई ना, है तो कोई चीज। दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं प्लूरल, और प्रेजेंट सिंपल में हमेशा आई को इसके साथ रखेंगे। आई प्रेजेंट में पूरे में
अपनी वर्ब जो है वो बहुवचन के साथ तालमेल रखता है। आई होता है एक वचन के लिए, लेकिन वर्ब हमेशा किसकी लेगा? बहुवचन की। तो हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल और आई है, तो उसमें आई तो हम रख ही लेंगे सबसे पहले। वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, पर्सन्स हो सकते हैं, कई व्यक्ति हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं? थिंग्स हो सकती हैं कर्ता के तौर पे। तो दो कैटेगरी में हमारे कर्ता आएंगे पूरे प्रेजेंट में। तो ये एक पार्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, से, इट, अ पर्सन, अ प्लेस और एक थिंग, कोई भी चीज हो सकती है। सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, आई, वी, यू, दे, पर्सन्स और थिंग्स भी हो सकते हैं। ठीक है श्रीमान, ये आपका पहला पार्ट है। तो जब हम रेफर करेंगे किसी भी टेंस में, तो ये एक मूल हिस्सा आपका आएगा। जब मैं कहूँगा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसमें ये चीज़ें होंगी। जब मैं कहूँ सब्जेक्ट प्लूरल एंड आई, तो इसमें ये सारी चीज़ें होंगी। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव में हम वर्ब का यूज करेंगे राइट्स। और अगर प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है श्रीमान? प्लूरल वाली कैटेगरी का जिसमें आई भी है, तो हम वर्ब का यूज करेंगे राइट। अब सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो ये आती कि सर ये याद नहीं रहता, हमें याद कैसे करें? तो इसके लिए कुछ देर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ही, शी, इट, अ पर्सन, अ थिंग, इसकी जगह आप रिप्लेस करें ही राइट्स, फिर दूसरी वर्ब लिख लें ही वर्क्स, शी वर्क्स, शी राइट्स, इट राइट्स, अ पर्सन राइट्स, अ थिंग राइट्स और अ प्लेस राइट्स। जैसे बोले कि सर प्लेस कैसे सब्जेक्ट हो? अ प्लेस राइट्स इट्स ऑन हिस्ट्री, एक जगह अपना इतिहास खुद लिखती है। ऐसी तरह के वाक्य बन सकते हैं, तो यानी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आती। आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, पर्सन्स राइट, थिंग्स राइट, प्लेसेस राइट, राइट। तो ये आपका एक पार्ट हुआ। फिर जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो किस चीज का ध्यान में रखना है? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसका बनेगा डज नॉट राइट, डजंट राइट। यानी कि इसमें हमें जैसे ही डज का प्रयोग हुआ ऐसे ही यस का प्रयोग हमें नहीं करना है। ये टेंसेस के नियम में आप पढ़ते आए हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, जिसको हम प्लूरल या आई दोनों कैटेगरी में होता है, इसमें हम रखेंगे डू नॉट राइट। तो यहां तो कोई इश्यू ही नहीं है कि आप लिखें कि नहीं लिखें। ये आपका नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर आता है इंटेरोगेटिव। तब जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम डज को रखेंगे बिगिनिंग में, डज सब्जेक्ट राइट। डज सब्जेक्ट राइट, एंड में क्वेश्चन मार्क। और इसका जब लिखेंगे तो हम बोलेंगे डू सब्जेक्ट राइट। प्लस प्लस के निशान जरा अवॉइड करें, क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। फिर उसको गणित के फॉर्मूले की तरह आप रटने का प्रयास करते हैं, उससे समझ कहीं खो जाती है। आप सब्जेक्ट की जगह एक वचन, बहुवचन, जो भी सब्जेक्ट आप रख के देखना चाहें वो देख सकते हैं। स्पोकन की प्रैक्टिस भी इसी फॉर्मेट से होती है, रिमेंबर दैट। इफ़ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश इन फ्यूचर, अभी तो आपका फोकस एग्जाम है,
then you use this method, it will work for you. He writes, he doesn't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. It works completely fine. कोई इशू नहीं आता. थोड़ा प्रैक्टिस करनी होती है, फिर धीरे धीरे शब्द अपने आप मुंह से आपके निकलना शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पे आपका इस तरीके का इंटेरोगेटिव नेगेटिव तक हम आ गए. इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या है? डज सब्जेक्ट, या डजंट भी कर सकते हैं, नॉट भी कर सकते हैं. मैंने ये वाला फॉर्मेट ले लिया, कोई भी एक फॉर्मेट हो सकता है. क्वेश्चन मार्क, डू सब्जेक्ट नॉट राइट, ये आप एक फॉर्मेट यूज करते हैं. तो इस राइट की जगह आप कोई और क्रिया भी रख सकते हैं, वर्क भी रख सकते हैं, प्ले भी रख सकते हैं. जैसे आप रख सकते हैं ही प्लेज, शी प्लेज, दे प्ले, वी प्ले, आई प्ले. तो इस तरीके से ये आपका पहला जो फॉर्मेट है वो आपके सामने आता है. किसका? टेंस का, प्रेजेंट सिंपल का. तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? कल की क्लास का जो था वो तो इंपॉर्टेंट था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, जेंडर कौन निर्धारण करता है, संख्या किसकी इंपॉर्टेंट होती है अनुवाद में. तो अनुवाद में हम बात करते हैं तो उन चीजों का ध्यान रखते हैं. तीसरा, हिंदी और इंग्लिश का फॉर्मेट में क्या अंतर है कि किस तरीके से हम उनको रखेंगे. इंग्लिश में सब्जेक्ट और हिंदी में सब्जेक्ट एक ही जगह रहते हैं बिगिनिंग में, उसके बाद ऑर्डर चेंज हो जाता है. जो बारीकियां हैं, जैसे टेंसेस का स्ट्रक्चर समझने के बाद बाकी बारीकियां भी जो हैं वो आपकी ट्रांसलेशन वाली आपको बताई जाएंगी, वो डिफरेंट केस है. उसके बाद आज की क्लास में हमने पढ़ा कि टेंसेस कितने तरह के हैं, फिर उन टेंसेस में क्या क्या एस्पेक्ट हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनते कैसे हैं. फिर हमने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, या कोई भी फॉर दैट मैटर कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, उसमें स्थितियां क्या बन सकती हैं. कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है किसी बात को, कोई किसी बात को नकार सकता है, कोई किसी बात पे सवाल कर सकता है, और कोई किसी बात पे सवाल करके उसको नकार भी सकता है. तो वो हमने देखे. उसके बाद वो बनते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट कहाँ है, कहाँ वर्ब रखेंगे, कहाँ सब्जेक्ट रखेंगे. फिर हम आते हैं कि एक ही वर्ब से सारे टेंसेस को कैसे समझना है, उसका अभी हमारा कार्यक्रम चालू है और वो हम देख रहे हैं कि एफर्मेटिव, नेगेटिव कि किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं आपस में. किसी भी टेंस में जो सब्जेक्ट होंगे हमेशा दो कैटेगरी में होंगे. सब्जेक्ट एक वचन होंगे, ही, शी, इट, ए पर्सन, ए थिंग और ए प्लेस. ये सारे इन्हीं 5-6 कैटेगरीज में आ जाते हैं. प्रोनाउन भी हमने साथ में ले लिए. और फिर अगले आते हैं सब्जेक्ट जो प्लूरल है. आई भी हमेशा प्रेजेंट में पूरे में आई अलग से अपनी जो है प्लूरल वाली वर्ब ही लेता है, तो उसको उसी कैटेगरी में हम रखते हैं. तो वो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, पर्सन्स हो सकता है, प्लेसेज हो सकता है, थिंग्स हो सकती हैं. सारी की सारी चीज़ें हैं. इन्हीं हमें पहलू को ध्यान में रखना है. तो जब भी हम आगे बोलेंगे कि सब्जेक्ट एक वचन है, बहुवचन है, कुछ भी है, तो उस इन्हीं चीज़ों का हम ध्यान में रखेंगे. आज हमने जब ये देखा तो ये आपका ये पैटर्न हमारे सामने निकल कर आया. इस पैटर्न से प्रेजेंट सिंपल में हम क्या देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल के पैटर्न में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि पूरे अगर हम देखें सेंटेंस में, तो पूरे में हमारे सामने जो निकल कर आया है वो है कि आपका पूरे के पूरे पार्ट में जो क्रिया यूज़ हुई है वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है. पूरी की पूरी जो क्रिया यूज़ हुई है वो क्या हुई है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है हर जगह. हर जगह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है. सिर्फ फर्क कहाँ है, प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे एस लगता है,
अन्यथा पूरे टेंस में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल और आई है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है, और इसी ऑब्जर्वेशन के लोग नियम बना के किताबों में लिख देते हैं। तो आज हमने प्रेजेंट सिंपल का ये बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आनंद में रहें, जीवन आपका अच्छा रहे। लास्ट के 5 मिनट हैं, तो लास्ट के 5 मिनट में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। एक ऑब्जर्वेशन जो है आपकी, वो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब भी आपके सामने कुछ पैटर्न होता है तो उसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसमें 2 चीज़ें ढूंढ लें, सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी क्या है या उनमें डिफरेंस क्या है। अगर ये 2 चीज़ आप पकड़ गए, समानता और विभिन्नता, तो कोई भी चीज़ आप आसानी से समझ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। तो समानता और विभिन्नता का ही खेल है। तो इसी चीज़ को अगर हम देखें तो समानता सभी के पैटर्न में एक है कि हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ, केवल एक जगह डिफरेंस है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में ऐसे एस लग रहा है, अदरवाइज मेन वर्ब सब जगह फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा जो हमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हुआ है, अन्यथा अगर प्लूरल और आई है तो डू का प्रयोग हुआ है। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। जनरल ऑब्जर्वेशन को हमेशा दिमाग में रखें, और यही जनरल ऑब्जर्वेशन जो होती है पैटर्न को पकड़ के उसको सिखाने के लोग किताबों में नियम बना देते हैं। तो किताब में जो नियम लिखे होंगे वो क्या होगा कि अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के साथ ऐसे येस लगा देते हैं, अगर सब्जेक्ट बहुवचन और आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज का प्रयोग करेंगे। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय उसको सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। ये नियम साधारण रूप से लिखे होते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल आई हो तो डू नॉट या डू का प्रयोग होता है, उसके साथ नॉट नेगेटिव बनाने के लिए। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए उसको सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जब डज का प्रयोग करते हैं तो डज के प्रयोग करने के बाद हम ऐसे एस को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये नियमों में होता है। अब इसको आप नियम के तौर पे समझें या साधारण पैटर्न का सवाल समझें, मेरे हिसाब से तो एक साधारण पैटर्न की तरह मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पे आपका ऐसे यस डज में चूँकि सब्जेक्ट को से की ध्वनि लेता है प्रेजेंट में, सब्जेक्ट जब एक वचन होता है वर्ब के साथ, तो वो से अगर हमने डू के साथ ले लिया तो डज हो गया, और हमने मेन वर्ब पे दोबारा चूंकि उसको वो टेंस को सिग्निफाई करता है तो सिग्निफाई करने का काम एक ही बार करेगा, या तो भले ही मेन वर्ब करे या आपकी ऑक्सिलरी करे, तो उसने कर दिया तो उसके बाद ऐसे ये स्वतः हट जाता है। ये कुछ सामान्य ऑब्जर्वेशन है आपकी। तो ये लास्ट के अंत के 2-3 मिनट में जो भी मुझे बताना था मैंने आपको बताया। आज की क्लास में इतना ही। आप रेगुलर क्लास लेते रहें, चैनल को पॉपुलर बनाना है। जो भी मेरी क्लासेस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि टेंसेज अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।